हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, हमारे सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की क्लासेस चल रही थी और उसमें हम अपना आर्थिक और सामाजिक विकास इकोनॉमिक्स की क्लासेस कर रहे थे। तो आज की क्लास हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश के विदेशी विनिमय निधि का अभिरक्षक है। आरबीआई की स्थापना 1949 में हुई थी। तो यहाँ पर बताना है कि आरबीआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपका जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, आरबीआई की स्थापना आपकी 1949 में नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1 अप्रैल 1935 को। कहां पर हुई थी? कोलकाता में। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो आपके 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। और आपके भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुई थी। 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई से आपके कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया। 1937 में इसका मुख्यालय 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई मुंबई आपका स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। यह भारत का केंद्रीय बैंक तथा बैंकरों का बैंक है। ये भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकरों का बैंक है। और ये आपके साथ ही इसके द्वारा भारत में विदेशी विनिमय निधि के अभिरक्षक तथा इसके रख रखाव का कार्य भी किया जाता है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था आपके वर्ष 1949 में। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ना कि इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ना कि इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका आरबीआई केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय एवं राज्य सरकारों का बैंकर है। आरबीआई देश के विनिमय निधि का अभिरक्षक है। और आपके इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका 1937 में कोलकाता से मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपका आरबीआई का जो मुख्यालय है वो आपके मुंबई में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना आपके 1949 में नहीं हुई थी। आरबीआई की स्थापना आपके 1935 में हुई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में कार्य करता है। यह बैंकों का बैंक है। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। तो यहाँ पर आपके भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जो कथन सही नहीं है वो है आपका, यह सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपके सभी प्रकार की करेंसी नोटों को जारी नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपए के करेंसी नोट को छोड़कर शेष सभी मूल्य वर्ग के नोटों को जारी करता है। ये आपके 1 रुपए के नोट को छोड़कर 1 रुपए के नोट को छोड़कर बाकी आपके जितने भी मूल्य वर्ग के नोट होते हैं उन्हें जारी करता है। 1 रुपए की करेंसी नोट का निर्गमन भारत सरकार द्वारा किया जाता था, जिस पर वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता था। भारत सरकार द्वारा 1 रुपए के करेंसी नोट आपके 1944 तक जारी किए गए। तो आपका 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। वित्त मंत्रालय के सचिव का इनका हस्ताक्षर होता है आपका 1 रुपए के नोट पर। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर
₹1 के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो आपके सभी प्रकार के नोटों को जारी नहीं करता। भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ और सिर्फ आपके ₹1 के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी मूल्य वर्ग के नोट हैं उनको जारी करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? इसमें आपको बताने की कौन सा आरबीआई का यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? साख नियंत्रण, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में, मौद्रिक नीति का निर्माण या आपका साख सृजन। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है आपका साख सृजन। साख सृजन का कार्य आपके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। साख सृजन का जो कार्य है वो आपके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंकों द्वारा किया जाता है, न कि आपके आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा। और आपका साख नियंत्रण का जो कार्य है ये भी आपके आरबीआई द्वारा किया जाता है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की शिखर संस्था के रूप में भी आपके रिजर्व बैंक कार्य करता है। और मौद्रिक नीति का निर्माण भी आपके आरबीआई करता है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक कार्य है आपका साख सृजन जो कि आरबीआई नहीं करता, ये आपके वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य आपके साख सृजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मौद्रिक नीति है राजकोषीय नीति के विपरीत। मौद्रिक नीति क्या है आपकी? राजकोषीय नीति के विपरीत, राजकोषीय नीति के पूरक है, मंदी के दौरान अधिक प्रभावी या प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय। तो आपकी जो मौद्रिक नीति है वो आपकी राजकोषीय नीति की पूरक होती है। मौद्रिक नीति राजकोषीय नीति की पूरक होती है। मौद्रिक नीति ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति की नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों को घटाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात बढ़ाता है तथा ब्याज दरों को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में नकदी का अनुपात घटाता है। मुद्रा की तरलता का अनुपात ही मांग को प्रभावित करता है। मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु एक प्रत्यक्ष उपाय भी है। तो मौद्रिक नीति क्या है आपकी? मौद्रिक नीति आपकी राजकोषीय नीति की पूरक होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति क्या है? मौद्रिक नीति आपकी राजकोषीय नीति के पूरक होती है और ये आपके प्रभावी मांग को नियंत्रित करने का एक प्रत्यक्ष उपाय भी है। ये आपके प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु एक प्रत्यक्ष उपाय भी है। ठीक है, मौद्रिक नीति आपकी क्या है? मौद्रिक नीति प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय भी है और ये आपकी राजकोषीय नीति के पूरक होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण, विदेशी विनिमय दर स्थिरता। तो आपको जो मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है वो है आपका, इसमें आपका मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण। आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। बाकी आपका मूल्य की स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व और आपका विदेशी विनिमय दर स्थिरता, ये मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। ये आपके मौद्रिक नीति के उद्देश्य हैं। ठीक है, और जो आपका आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण है ये आपका मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आय एवं परिसंपत्तियों का सामयिक वितरण मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? सेबी, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या योजना आयोग।
तो भारत के अंदर मौद्रिक नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? कौन है आपका जो मौद्रिक नीति का निर्माण करता है? तो वो है आपका आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य है आपका मौद्रिक नीति का निर्माण करना। मौद्रिक नीति का निर्माण करना किसका कार्य है? आरबीआई का। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता था, लेकिन आपके सन 2016 से मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के तहत, पहले तो आपके आरबीआई करती थी, लेकिन सन 2016 के बाद, सन 2016 से मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के तहत, आरबीआई के तहत आरबीआई के तहत मौद्रिक नीति समिति जो है, मौद्रिक नीति समिति, मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी, एमपीसी द्वारा किया जा रहा है, द्वारा किया जा रहा है। ओके। और ये मौद्रिक नीति का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में विनिमय स्थिरता, कीमत स्थिरता एवं आर्थिक स्थिरता बनाए रखना है। तो यहाँ पर आपका मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? पहले तो आपका मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता था, लेकिन सन 2016 के बाद आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई के तहत एमपीसी जो है, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी जो है आपकी, इसके द्वारा किया जा रहा है। जो मौद्रिक नीति का निर्माण है अभी वर्तमान में आरबीआई के तहत मौद्रिक नीति समिति जो है एमपीसी, उसके द्वारा किया जा रहा है। सन 2016 से पहले आरबीआई के द्वारा किया जाता रहा था, मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करता था, लेकिन सन 2016 के बाद एमपीसी मौद्रिक नीति समिति ये आरबीआई के तहत कार्य करती है, ये आपकी मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है भारत में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई करता है। और इसके तहत आपकी मौद्रिक नीति समिति है जो आपकी मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। तो भारत में आपका मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपके किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा एवं साख नियंत्रण किया जाता है, द्वारा किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिणात्मक एवं गुणात्मक उपायों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि में निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? बैंक दर, परिवर्तनशील कोष यानी कि चर, आरक्षित अनुपात, खुली बाजार कर, आपके कार्यवाही, कार्यवाही, साख की राशनिंग। तो कौन सा आपके परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि में शामिल नहीं है? तो वो है आपका, तो आपकी साख की राशनिंग जो है ये आपकी परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि में नहीं है। ठीक है, परिणात्मक साख नियंत्रण विधि में ये आपके नहीं आती है। ये आपके ये आपकी आती है चयनात्मक या गुणात्मक में। ये आपके चयनात्मक या गुणात्मक, चयनात्मक या आपके गुणात्मक साख नियंत्रण, साख नियंत्रण विधि, इसके अंदर ये
आती है। ये आपके परिणात्मक साख नियंत्रण विधि के अंदर नहीं आती। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बैंक दर जो है आपकी ये परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि है और आपकी खुली बाजार की क्रिया ये भी आपकी परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि है और बाकी आपकी साख की जो राशनिंग है ये परिणात्मक साख नियंत्रण की विधि नहीं है, ये आपकी चयनात्मक या गुणात्मक साख की नियंत्रण विधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है उससे क्या आशय है? सिक्योरिटीज में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार या उक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो आपका भारतीय रिजर्व बैंक का जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसका आशय है आपका सिक्योरिटीज में व्यापार करना। भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की कार्यवाही यानी कि ओएमओ ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की कार्यवाही के तहत सरकारी प्रतिभूतियों यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एवं ट्रेजरी बिल्स का क्रय विक्रय करता है। अर्थव्यवस्था से मुद्रा की अपेक्षित मात्रा निकालने के लिए प्रतिभूतियों का विक्रय, जबकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की अपेक्षित मात्रा डालने के लिए प्रतिभूतियों का क्रय किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन से आपकी सिक्योरिटीज में व्यापार करना है यानी कि आपका ओएमओ खुले बाजार की कार्यवाही, इसका आशय आपके सिक्योरिटीज से में व्यापार करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण आर से चिन्हित किया गया है। अभिकथन क्या है हमारा? ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण है आपका इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए तथा आर सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि आपका जो अभिकथन है ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालीन प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। ठीक है, और जो आपका कारण है इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन निवेश को बढ़ाना है, ये भी आपका सही है यानी कि आपका कथन भी सही है और आपका कारण भी सही है और कारण जो है आपके ये कथन की सही एक्सप्लेनेशन देता है। जो आपका कारण है ये अभिकथन को अच्छी तरीके से मतलब सही आपके व्याख्या करता है, इसकी सही व्याख्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित उपायों पर विचार करें जिन्हें आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाता है। ये आपके उपाय हैं जो आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और आपके संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। नीचे दिए गए कोट में से ही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन कौन सी आपकी जो उपाय हैं वो आपके सही हैं। तो यहाँ पर आपका एक तो पहला यानी कि बैंक दर में वृद्धि, सेकंड है आपका नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और थर्ड आपका संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, यानी कि ये तीनों उपाय हैं जो आपके आरबीआई के द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौद्रिक नीति के तहत बैंक दर में वृद्धि, रिजर्व अनुपात में वृद्धि तथा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय करता है, जिससे अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी होती है, साथ ही अनेक चयनात्मक साख नियंत्रण के उपाय भी अपनाता है। और आपकी सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय जो है ये आपके मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय ये मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं। ये आपके मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये आपके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक दर में वृद्धि, नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि और संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि, ये आपके आरबीआई द्वारा प्रयोग किए जाते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा में आपूर्ति में कमी हो। ये मुद्रा की आपूर्ति में कमी करते हैं। ओके। और ये आपकी जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय है ये आपके मुद्रा की आपूर्ति को बढ़ाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे कहते हैं। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक अनुपात आपके रखना पड़ता है, इस अनुपात को क्या कहते हैं? एसबीआर संविधिक बैंक अनुपात, एसएलआर संविधिक तरलता अनुपात, सीबीआर केंद्रीय बैंक रिजर्व, सीएलआर केंद्रीय तरल रिजर्व। तो जो बैंकों को अपने रोकड़ और शेष परिसंपत्तियों के मध्य जो एक अनुपात रखना होता है वो होता है आपका एसएलआर। प्रत्येक बैंक को अपनी मांग एवं सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग जैसा रिजर्व बैंक निर्धारित करे। नकद, स्वर्ण व मान्यता प्राप्त स्वीकृत प्रतिभूतियों या विदेशी परिसंपत्ति के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। इतना आपका प्रत्येक बैंक को अपनी मांग और सावधि जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग जितना कि आपका आरबीआई निश्चित करे वो अपने पास रखना होता है, चाहे वो उसे किसी भी रूप में रखें, सोने के रूप में रखें या नकद रखें या आपकी प्रतिभूतियों के रूप में रखें या आपकी विदेशी संपत्ति के रूप में रखें, लेकिन अपने पास रखना अनिवार्य होता है। यही अनुपात साविधिक नकदी तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर कहलाता है। जब रिजर्व बैंक द्वारा इस अनुपात की कमी की जाती है तो बैंक के पास अपेक्षाकृत अधिक तरलता अनुपलब्ध होती है, जिससे उधार देने के लिए अधिक राशि उपलब्ध हो जाती है। बैंकों में अधिक तरलता की उपस्थिति की स्थिति में वे ऋण प्रोत्साहन हेतु ब्याज दर घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो बैंक अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य जो अनुपात रखते हैं वो है आपका एसएलआर यानी कि साविधिक तरलता अनुपात। और ये आपको बैंकों के स्वर्ण के रूप में या नकद के रूप में या प्रतिभूतियों के रूप में या आपके विदेशी परिसंपत्ति के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है और इसे आपका निर्धारित करता है आरबीआई। ये आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता? कौन है आपका जिसे भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित नहीं करता? बैंक दर, सीआरआर, पीएलआर, एसएलआर। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो जारी नहीं किया जाता, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक जारी नहीं करता, वो क्या है आपका? पीएलआर। पीएलआर पीएलआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता। ये आपकी प्रधानी उधार दर, प्रधानी उधार दर प्रधानी उधार दर जिससे ये वह ब्याज दर होती है जिस पर बैंक अपने सर्वप्रिय यानी कि विश्वसनीय ग्राहक को ऋण देता है। विश्वसनीयता से तात्पर्य जोखिम शून्यता से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो आपका पीएलआर है यानी कि प्रधानी उधार दर। ये आपके रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं की जाती, इसे बैंक स्वयं निर्धारित करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? जब से भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाए गए हैं तब से बैंकों के वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर तथा नकद कोष अनुपात सीआरआर के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, जब से भारत में आपके आर्थिक सुधार चलाए गए हैं, आर्थिक सुधार कार्यक्रम, तब से बैंकों के तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर और सीआरआर के मध्य आपके संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? एसएलआर तथा सीआरआर दोनों में वृद्धि हो गई है। एसएलआर की में कमी की गई और सीआरआर को बढ़ाया गया है। एसएलआर में वृद्धि की गई है और आपके सीआरआर में कमी की गई है। एसएलआर दोनों आपके एसएलआर तथा सीआरआर में कमी की गई है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? दोनों आपके एसएलआर और आपका सीआरआर, एसएलआर और आपका सीआरआर दोनों में ही कमी की गई है। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि जो है उसका निर्धारित भाग क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन, बैंक गारंटी, अमानत राशि या नकद सुरक्षित अनुपात? तो ये कहलाता है आपका नकद सुरक्षित अनुपात। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों को अपनी विशुद्ध कुल देयता यानी कि जमा राशि का कुछ हिस्सा नकद के रूप में या आरबीआई के पास जमाओं के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे नकद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आपके जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यवसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग जो है वो आपका नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से क्या होता है? जब भारतीय रिजर्व बैंक आपका सीआरआर में वृद्धि कर देता है, सीआरआर में वृद्धि की जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, आरबीआई द्वारा, तो क्या होगा? सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में अधिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो जब भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आपके सीआरआर में वृद्धि की जाती है तो आपका जो अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में आपके मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनुसूचित बैंकों को अपनी जमाओं की निश्चित प्रतिशत नकद कोष अनुपात यानी कि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर आपका कैश रिजर्व रेशियो के रूप में रखना पड़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सीआरआर में वृद्धि से बैंक की साख सृजन की क्षमता कम होती है तथा अर्थव्यवस्था में आपके मौद्रिक तरलता में कमी आती है। तो आपकी जब सीआरआर में वृद्धि होगी, अर्थव्यवस्था में आपके मौद्रिक तरलता में कमी आएगी। कैश रिजर्व रेशियो में जब आपकी वृद्धि होती है तो मौद्रिक तरलता में कमी आ जाती है अर्थव्यवस्था में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में नकद कोष अनुपात में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? आपके नकद कोष अनुपात में वृद्धि हो जाए तो कौन सा आपका कथन सही है? यह साख सृजन में वृद्धि करता है, यह साख सृजन को कम करता है, यह साख को प्रभावित नहीं करता, यह उदार मौद्रिक नीति को इंगित करता है। तो भारत के नकद कोष में जब आपके नकद कोष अनुपात में वृद्धि हो जाती है तो ये आपके साख सृजन को कम करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि की घोषणा वाणिज्यिक बैंकों के साख सृजन की क्षमता को कम करने के लिए की जाती है। इस कृत्य द्वारा रिजर्व बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह आपके साख सृजन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रेपो रेट विचारणीय होता है। रेपो रेट जो आपके विचारणीय होता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत, राजकोषीय नीति के अंतर्गत, श्रम नीति के अंतर्गत या आपके जनसंख्या नीति के अंतर्गत। तो जो आपका रेपो रेट होता है वो आपकी मौद्रिक नीति के अंतर्गत विचारणीय होता है। ठीक है, आपका जो रेपो रेट है, जब कोई व्यक्ति या संस्था इस समझौते विकल्प के साथ कोई प्रतिभूति किसी को बेचता है कि वह उसे निश्चित अवधि के बाद क्रय कर लेगा
तो इसे सामान्यतः रेपो या पुनर्क्रय विकल्प कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रेपो रेट आपके कब विचारणीय होता है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग किया जाता है। पुनर्क्रय विकल्प का प्रयोग आपके कब किया जाता है? विनिमय बाजार में रुपए की भारी बिकवाली के दबाव को कम करने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए की बिकवाली के दबाव को बढ़ाने के लिए, विनिमय बाजार में रुपए का मान कम करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पुनर्क्रय विकल्प का जो प्रयोग किया जाता है वो आपके इनमें से किसी के लिए भी नहीं किया जाता। पुनर्क्रय विकल्प जो आपके रेपो दर, ये आपकी रेपो रेट है, रेपो रेट यानी कि रेपो दर, रेपो दर का प्रयोग एवं नियमन भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा मुद्रा बाजार में साख नियमन के लिए किया जाता है। मुद्रा विनिमय बाजार से इसका कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे कहा जाता है। अल्पकाल के लिए शॉर्ट टर्म जो आपके लोन दिए जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जिस दर पर लोन दिए जाते हैं व्यापारिक बैंकों को, उसे क्या कहा जाता है? ब्याज दर, बैंक दर, उलट रेपो दर, या आपके रेपो दर? तो उसे कहते हैं आपके रेपो दर। ब्याज की वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि कोष उधार देता है वह आपके रेपो दर कहलाती है, यानी कि आपके रेपो रेट कहलाती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंकों को उधार देता है जानी जाती है। वह दर आपके जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, बैंक दर, रिवर्स आपके रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, या आपकी ब्याज दर? तो ये कहलाती है आपकी रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर के विपरीत है। इस दर पर आरबीआई विभिन्न बैंकों से अल्पकालिक अवधि के लिए उधार लेता है। आरबीआई अपने सरकारी बॉन्ड्स विभिन्न बैंकों को बेचता है और भविष्य में उन्हें वापस खरीदने का वादा करता है। देखो ये आपका आरबीआई है, ये बैंक को कर्जा दे, बैंक को आपके लोन दे रहा है, तो ये आपके किस दर पर लोन देगा? जो जिस दर पर लोन दे रहा है उसको बोलेंगे रेपो रेट, यानी कि रेपो दर। ठीक है। और अगर ये बैंक से कर्जा ले रहा है, आरबीआई बैंक से कर्जा ले रहा है, तो किस दर पर लेगा? आपके रिवर्स रेपो दर पर। उसको क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो दर, यानी कि रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, तो आपकी बैंक दर क्या होती है? एक बैंक सामान्य जनता को उधार देता है। भारतीय रिजर्व बैंक सामान्यतः जनता को ऋण देता है। भारत सरकार अन्य देशों को उधार देती है। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। तो आपकी बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या होती है आपकी? बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंक दर यानी कि बैंक रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंक की प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। सामान्य अर्थ में बोलूं तो, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो, ये है आपकी वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। ये आपके आरबीआई के गवर्नर है डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर आई.जी. पटेल, डॉक्टर डी. सुब्बाराव, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्हें इनके कालानुक्रम में लगाना है। तो पहले आपके कौन थे? पहले आपके थे, इसमें आपके पहले नंबर पर आते हैं आपके आई.जी. पटेल। पहले नंबर पर आते हैं आपके डॉक्टर आई.जी. पटेल, आई.जी. पटेल। फिर उसके बाद है आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह,
फिर उसके बाद गवर्नर डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद थे आपके डॉक्टर सी राजन, और डॉक्टर सी राजन के बाद आते हैं आपके डॉक्टर आई.जी. पटेल। ओके, डॉक्टर आई.जी. पटेल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके डॉक्टर आई.जी. पटेल थे, ये आपके इनका कार्यकाल था 1977 टू 1982, 1977 से 1982 तक डॉक्टर आई.जी. पटेल का कार्यकाल था। मनमोहन सिंह का कार्यकाल कितना था आपका? मनमोहन सिंह का कार्यकाल था 1982 से 1982 से 1900 1982 से आपके 1985 तक, 1985 तक। फिर इनके बाद आपके मनमोहन सिंह के बाद कौन बने थे? डॉक्टर सी रंगराजन आते हैं इनके बाद। डॉक्टर सी रंगराजन का कार्यकाल कितना है आपका? डॉक्टर सी रंगराजन जो है आपके 1992 से आपके 1997 तक थे, 1997 तक। और डी सुब्बा राव जो थे आपके, डी सुब्बा राव, डी सुब्बा राव आपके सन 2008 से सन 2013 तक गवर्नर थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? इनमें से कौन है आपके जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह, विमल जालान, सी रंगराजन, राजा जे चेलैया। तो जो आपके राजा जे चेलैया था, ये कभी भी गवर्नर नहीं रहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के, आरबीआई के गवर्नर नहीं रहे। बाकी मनमोहन सिंह आपके गवर्नर थे 1982 से 1985 तक, ठीक है। और विमल जालान थे आपके 1997 से सन 2003 तक। और आपके सी रंगराजन, ये आपके 1992 से 1997 तक थे। और आपके जो राजा जे चेलैया था, ये कभी गवर्नर थे ही नहीं आरबीआई के, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बैंकों का वित्तीय जो वर्ष है आपका, बैंकों का वित्तीय वर्ष अप्रैल मार्च में होता है, लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष क्या होता है? सभी बैंकों का वित्तीय वर्ष आपका अप्रैल मार्च में होता है, लेकिन आरबीआई का वित्तीय वर्ष आपका कब होता है? जनवरी दिसंबर में, अप्रैल मार्च में, अक्टूबर सितंबर में, या आपके जुलाई जून में? तो ये होता है आपके ऑप्शन बी, यानी कि अप्रैल मार्च में। भारतीय रिजर्व बैंक का भी वित्तीय वर्ष आपके पहले आपका क्या था? पहले जो था ये आपका जुलाई जून था, पहले आपका जुलाई जून था, लेकिन अब आपका जो आरबीआई का वित्तीय वर्ष है वो अप्रैल मार्च ही हो गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बैंक आपके जो रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष है वो आपका अप्रैल मार्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। जो आपका विनिमय साध्य विलेख था, ये अधिनियम आपके कब प्रभावकारी हुआ था? 1881 में, 1882 में, 1883 में, 1884 में। तो ये आपके प्रभावी हुआ था 1882 में। विनिमय साध्य विलेख का नियम यानी कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका 1881 यानी कि 1881 दिसंबर 1881 में पारित हुआ। लेकिन ये आपके प्रभावी कब हुआ था? ये प्रभावी हुआ था आपके 1 मार्च 1882 से प्रभावी हुआ। हाल ही में इस अधिनियम में विनिमय साध्य विलेख संशोधन आपके किया गया, सन 2018 में संशोधन किया गया, और इसे 2 अगस्त सन 2018 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपके पारित तो 1881 में हुआ था, दिसंबर 1881 में, लेकिन बात करूं प्रभावी की, तो ये आपके 1 मार्च 1882 से प्रभावी हुआ था, विनिमय साध्य विलेख यानी कि आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है। एक आपका अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र स्थापित किया गया है, कहाँ पर? गांधीनगर में, मुंबई में, बेंगलुरु में, अहमदाबाद में। तो आपके 1 मार्च सन 2015 को 1 मार्च सन 2015 को
अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की स्थापना आपके गांधीनगर गुजरात में की गई है। गांधीनगर गुजरात में की गई है। यह एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का हिस्सा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गांधीनगर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है। भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है वो आपके किस रूप में कार्य करता है। एक व्यापारिक बैंक के रूप में, एक विकास बैंक के रूप में, एक औद्योगिक बैंक के रूप में, या उपयुक्त में से किसी के भी नहीं। तो भारत का जो औद्योगिक वित्त निगम है वो आपके कार्य करता है एक विकास बैंक के रूप में। भारत का औद्योगिक वित्त निगम यानी कि आईएफसीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो एक विकास बैंक के रूप में कार्य करती है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, ये आपके 1 जुलाई 1948 को आईएफसीआई अधिनियम आपके 1948 के अंतर्गत हुई थी। यह भारत का प्रथम विकास वित्तीय संस्थान था जो स्थापना और उद्योग के विकास के माध्यम से आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जो आपका भारत औद्योगिक वित्त निगम है यानी कि आईएफसीआई, ये आपके एक विकास बैंक के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जुलाई 1948 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके संस्था दे रखे हैं, दूसरी सूची में आपके उनके स्थापना वर्ष दे रखे हैं। तो आपको बताने की कौन सी संस्था आपके कब स्थापित हुई थी। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम यानी कि आईसीआईसी जो है आपके, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1995 में, सॉरी 1955 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1964 में। भारतीय औद्योगिक वित्त नियम आईएफसीआई की स्थापना कब हुई थी, आईएफसीआई की स्थापना हुई थी आपकी 1948 में। भारतीय लघु उद्योग विकास निगम यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी, सिडबी की स्थापना हुई थी आपकी 1990 में। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत जो आपका आईसीआईसीआई की स्थापना 1955 में हुई थी और आईडीबीआई की स्थापना हुई थी आपके 1964 में। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में। सिडबी की स्थापना कब हुई थी आपकी 1990 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में विपणन संस्था कौन सी है। इसमें आपको बताने की कौन सी आपकी विपणन संस्था है, सेबी, सेल, सिडबी, आपका नाबार्ड। तो जो आपकी विपणन संस्था है वो है आपका सेल। सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी एक विपणन संस्था है। जबकि सेबी जो है आपका, ये पूंजी बाजार है। सेबी आपका पूंजी बाजार है। सिडबी जो है आपका, ये सूक्ष्म वित्त संस्था है, सूक्ष्म वित्त संस्था। ठीक है, सूक्ष्म वित्त संस्था है। और जो नाबार्ड है आपका, नाबार्ड क्या है, नाबार्ड आपकी कृषि साख संस्था है। ये आपकी कृषि साख संस्था है और ये अपने क्षेत्र की विशेष शीर्ष संस्था है। तो आपकी जो सेल है यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये आपकी एक विपणन संस्था है। सेबी आपकी पूंजी बाजार की शीर्ष संस्था है, सिडबी सूक्ष्म वित्त की शीर्ष संस्था है और कृषि साख की जो शीर्ष संस्था है वो है नाबार्ड। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन एक शीर्ष संस्था नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक, नाबार्ड, सिडबी या आपका राज्य सहकारी बैंक। तो कौन सी आपकी एक शीर्ष संस्था नहीं है, तो शीर्ष संस्था नहीं है आपकी भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक आपका वाणिज्यिक बैंक है। ये आपका एक वाणिज्यिक बैंक है, ये आपका एक वाणिज्यिक बैंक है, ना कि आपका
कोई शीर्ष संस्था है। जबकि आपकी जो नाबार्ड है, सिडबी है, और आपकी ये नाबार्ड और सिडबी क्या है आपकी सहकारी बैंक। नाबार्ड सिडबी ये आपकी अपने अपने संस्था की, अपने क्षेत्रों की ये शीर्ष संस्था है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एसबीआई जो है ये आपका एक वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, सरकार ने बीमा सरकार ने आपके बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है। बीमा व्यवसाय के लिए किसका गठन किया गया है? सेबी का, भारतीय रिजर्व बैंक को, इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को, या आपके साधारण बीमा निगम को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किस नियमन के लिए किसको गठित किया गया है, किसका गठन किया गया है? ये आपका किया गया है इंश्योरेंस नियमन एवं विकास प्राधिकरण को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्चुअरीज शब्द संबंधित है। एक्चुअरीज शब्द जो है आपका ये किससे संबंधित है? शेयर बाजार से, बीमा से, बैंकिंग से, या आपके उपयुक्त में से किसी से भी नहीं। तो जो आपका एक्चुअरीज शब्द है ये किससे संबंधित है? ये आपके बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, एक्चुअली शब्द बीमा क्षेत्र से संबंधित है। एक्चुअली शब्द का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के लिए वित्तीय प्रभाव के आकलन से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। एक्चुअलीज आपके संबंधित है बीमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है आपका वो कहाँ पर लागू नहीं होता है? जीवन बीमा पर, समुद्री बीमा पर, अग्नि बीमा पर, या आपके उपयुक्त में से किसी पर भी नहीं। तो जो आपका जीवन बीमा है इस पर आपके क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्षतिपूर्ति या हर्जाने से अभिप्राय किसी नुकसान, हानि और चोटिल बीमार होने की स्थिति में उस राशि की पूर्ति करना है। गैर जीवन बीमा पॉलिसी जैसे आपके हेल्थ, मोटर आदि बीमा पॉलिसी क्षतिपूर्ति के आधार पर काम करती हैं। इसके तहत बीमाकृत संपत्ति को नुकसान को कवर प्रदान किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जीवन बीमा पर आपकी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में भविष्य निधि है। भारत में आपके भविष्य निधि क्या है? संविदा आधारित बचत, अवशेष बचत, स्वैच्छिक बचत, या आपके नियोक्ता की बचत। तो भारत में आपके जो भविष्य निधि है, भारत में भविष्य निधि है आपकी संविदा आधारित बचत। संविदा आधारित बचत जो है ये आपकी भारत में भविष्य निधि है। भारत में भविष्य निधि आपकी प्रोविडेंट फंड जो है, भविष्य निधि प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट प्रोविडेंट फंड प्रोविडेंट फंड जो आपका संविदा आधारित बचत है। भविष्य निधि सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की आय का वह भाग है जिसे संविदा के आधार पर सरकार के पास जमा कराना पड़ता है। और आपकी भविष्य में निधि सरकार की आय नहीं बल्कि आपकी दायित्व है, लाइबिलिटीज है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। भारत में भविष्य निधि आपकी संविदा आधारित बचत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से किस संस्था का महत्व सर्वाधिक कम हुआ है? किस संस्था का महत्व आपके कम हो गया है? निजी बैंक का, विकास बैंक का, निर्यात आयात बैंक का, या आपके पेंशन फंड्स का। तो आपकी कौन सी संस्था का महत्व सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक कम हुआ है? तो ये आपके जो पेंशन फंड्स हैं, पेंशन फंड्स, इनका महत्व आपके बहुत सर्वाधिक कम हो चुका है। भारत में पेंशन फंड्स का महत्व क्रमशः कम होता गया है क्योंकि वेंचर व्यापारी प्राय अपनी पूंजी उपलब्धकर्ता पर निर्भर होते हैं और बैंक प्राय अपने सहयोगी संस्थाओं में निवेश करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपकी पेंशन फंड्स हैं इस संस्था का सर्वाधिक महत्व कम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है? कौन सी संस्था है भारत में जो सहयोग निधियों का नियमन करती है? सेबी है आपकी, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय बैंक संघ। तो आपकी जो सेबी है
यानी कि आपके सेबी जो है ये आपके भारत में सहयोग निधियों का नियमन करती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी सहयोग निधियों म्यूचुअल फंड्स का नियमन करती है और सेबी आपकी एक गैर सांविधिक संस्था थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति मिली 1964 में, 1993 में, 1994 में या आपके सन 2001 में। तो निजी क्षेत्र के में आपके जो निजी क्षेत्र के जो साझा कोषों को भारत में अनुमति कब मिली थी? तो ये मिली थी आपकी 1993 में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति आपके 1993 में मिली तथा आपके जुलाई 1993 में पंजीकृत होने वाला कोठारी परनियार आपके पहला निजी क्षेत्र का साझा कोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतीय यूनियन ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को इस प्रकार विनियोजित करना जिससे औद्योगिक विकास का संवर्धन हो, लोगों की बचत को एकत्रित करना या आपके उपयुक्त सभी। तो भारतीय यूनियन ट्रस्ट का उद्देश्य आपके ये सभी होते हैं। देश के निम्न तथा मध्यम आय वर्ग की लघु बचतों का देश के औद्योगिक विकास हेतु सदुपयोग करने के उद्देश्य से 1 फरवरी 1964 को यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। कब की गई इसकी स्थापना? आपके 1 फरवरी 1964 को की गई। की स्थापना आपके यूटीआई एक्ट के तहत की गई। इसके उद्देश्य में लोगों की बचत को एकत्रित करके उसे औद्योगिक विकास के संवर्धन हेतु विनियोजित करना तथा अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना शामिल था। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है आपका? भारतीय स्टेट बैंक, एल आई सी और जीआईसी, आईडीबीआई ये आपका उपयुक्त सभी। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक क्या ये आपके सभी होते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी आपकी? इसकी स्थापना हुई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना की बात करूं तो इसकी स्थापना आपके 1992 में फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसके प्रवर्तकों यानी कि प्रोमोटर्स में आपके भारत सरकार के अलावा देश की शीर्ष वित्तीय संस्थाएं यानी कि आईडीबीआई, आईएफसीआई, एलआईसी, जीआईसी तथा एसबीआई शामिल थे और वर्तमान में इसमें प्रवर्तकों की शेयरधारिता शून्य है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, लंदन में, मुंबई में या आपके पेरिस में। तो दलाल स्ट्रीट आपके कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। मुंबई शेयर बाजार जो है आपका बीएसई का दलाल स्ट्रीट मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दलाल स्ट्रीट कहाँ पर स्थित है? दलाल स्ट्रीट मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शब्द बुल तथा बियर किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? बुल एंड बियर जो है आपके किस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हैं? विदेशी व्यापार से, बैंकिंग से, शेयर बाजार से या आपके वस्तु विनिर्माण से। तो बुल एंड बियर जो है ये आपके किससे जुड़े हैं? तो बुल एंड बियर जुड़े हैं आपके शेयर बाजार से। बुल तथा बियर शेयर बाजार के शब्द हैं जिनका हिंदी अर्थ क्रमशः तेजड़िया, आपका बुल का अर्थ होता है तेजड़िया और बियर का अर्थ होता है मंदड़िया। जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं और जो शेयर की कीमत गिराने की आशा करता है वो आपका मंदड़िया कहलाता है, बियर कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपके शेयर बाजार से जुड़े हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टॉक एक्सचेंज में निम्नलिखित में से कौन सट्टेबाज नहीं है, दलाल, तेजड़िया, मंदड़िया या स्टैग। तो आपका कौन सट्टेबाज नहीं है, आपके दलाल जो है ये आपके सट्टेबाज नहीं है। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में 4 प्रकार के सट्टेबाज कार्य करते हैं, जो इस प्रकार है, आपका बुल यानी कि आपका तेजड़िया, बियर यानी कि आपका मंदड़िया, ओके, आपका स्टैग, स्टैग और आपका लेम डक, लेम डक। ये आपके 4 हैं जो आपके सट्टेबाज हैं, ठीक है, ये आपके सट्टेबाज का कार्य करते हैं। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलाल आपके सट्टेबाज का कार्य नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है शेयर बाजार से, घुड़दौड़ से, कारारोपण से या आपके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। तो आपके जो इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है, इनसाइडर ट्रेडिंग आपके संबंधित है आंतरिक व्यापार से, यानी कि किससे संबंधित है, आपके शेयर बाजार से। इनसाइडर ट्रेडिंग यानी कि आपका आंतरिक व्यापार शेयर बाजार से संबंधित है। इसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारी या कोई संबंधित व्यक्ति कंपनी की आंतरिक सूचनाओं का प्रयोग कर शेयर ट्रेडिंग में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं, यह आपका अवैध कार्य माना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है आपके शेयर बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूंजी बाजार से आशय है शेयर बाजार से, वस्तु बाजार से, मुद्रा बाजार से या आपके ऊपर सभी से। तो पूंजी बाजार से आपका आशय किस चीज से है, तो पूंजी बाजार का आशय आपके शेयर बाजार से है। पूंजी बाजार वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। पूंजी बाजार आपकी वित्तीय प्रणाली, पूंजी बाजार आपकी वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण अंग है। ओके, यह दीर्घकालीन फंड का बाजार है जिसमें इक्विटी तथा आपके ऋण यानी कि डेब्ट के माध्यम से पूंजी की उगाही सम्मिलित है। यह देश के भीतर तथा बाहर दीर्घकालीन फंड प्राप्त करने का बाजार है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूंजी बाजार से आशय आपके शेयर बाजार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, कौन सा आपका मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि या आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो कौन सा आपके भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, तो भारतीय मुद्रा व्यापार का जो अंग नहीं है वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आईडीबीआई, आईसीआईसीआई तथा मुद्रा व्यापार सहयोग निधि मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स जो है आपके ये मुद्रा व्यापार के अंग है आपका, और भारतीय रिजर्व बैंक जो है ये आपका मुद्रा बाजार का अंग नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वाणिज्यिक प्रपत्र निम्नलिखित में से किसके लिए साख का स्रोत है। जो वाणिज्यिक प्रपत्र हैं आपके वो किसके लिए साख का स्रोत है, वाणिज्यिक बैंक के लिए, कॉर्पोरेट निगम उद्योग के लिए, लघु उद्योग के या आपके विदेशी बैंक के। तो वाणिज्यिक प्रपत्र आपके जो साख के स्रोत है वो आपके कॉर्पोरेट निगम उद्योग के लिए हैं। वाणिज्यिक प्रपत्र यानी कि आपके कमर्शियल पेपर कॉर्पोरेट निगम उद्योग के लिए साख का स्रोत है। भारत में वाणिज्यिक प्रपत्रों का चलन आपके कब से है, 1990 से है, और यह प्रपत्र एक प्रकार के प्रोमिसरी नोट होते हैं जिनकी परिपक्वता अवधि निर्माण आपके निर्गमन तिथि से 7 दिन से 1 वर्ष के बीच होती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाणिज्यिक प्रपत्र जो आपके साख का स्रोत है वो आपके किसके साख का स्रोत है, कॉर्पोरेट निगम उद्योग का, और इनका चलन आपके भारत में कब से है, तो 1990 से भारत का चलन 1990 से इनका चलन भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है, ऐसे शेयर जिनकी सरकार ने गारंटी दी हो, ऐसे शेयर जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो, ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, उक्त में से कोई नहीं। तो आपके विश्वसनीय प्रतिभूतियों से क्या तात्पर्य है, विश्वसनीय प्रतिभूतियां ऐसे शेयर हैं जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। विश्वसनीय प्रतिभूति यानी कि आपके ब्लू चिप शेयर्स, विश्वसनीय प्रतिभूति आपके ब्लू चिप ब्लू चिप शेयर्स, ब्लू चिप शेयर्स आपके से तात्पर्य ऐसी कंपनियों के शेयर से है जिनकी विस्तृत उत्पाद श्रृंखला हो, उच्च प्रबंधन हो तथा जिनसे हमेशा ऊंची आय और लाभांश प्राप्त होता रहे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। गिल्ट एज्ड बाजार आपके किससे संबंधित है, सराफा बाजार से, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, बंदूकों का बाजार या आपके शुद्ध धातुओं का बाजार। तो आपके गिल्ट एज्ड बाजार संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में आपके अप्रासंगिक है, सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई या आपका सेप्स। तो कौन सा आपका शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है, तो वो है आपका सेप्स। सेप्स आपका सेंसेक्स, बीएसई तथा निफ्टी शेयर बाजार से संबंधित है, जबकि सेप्स जो है ये आपके देश के वित्तीय असंतुलन को ठीक करने हेतु कार्यक्रम था। भारत सरकार ने सेप्स को नई आर्थिक नीति के साथ वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, ये आपके वर्ष 1991 में प्रारंभ हुआ था और ये आपके शेयर बाजार से संबंधित नहीं है। बाकी आपका सेंसेक्स, निफ्टी, बीएसई, आपके बीएसई ये सब आपके किससे संबंधित है, शेयर बाजार से संबंधित है। तो करेक्ट और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।